आइए आज 2017 का सेट नंबर 1 देखते हैं, जो कि इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड है, क्लास 12। अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया, क्या क्या उसके आंसर हैं। पहला, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, ये आपका कहाँ से आया है? द हेरिटेज ऑफ इंडिया बाई A.L. बासम। पैशन इज नॉट पावर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए। सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया था, सक्सेस एंड पावर। तीसरा इंपॉर्टेंट भी है ये भी, द पीपुल आई सा इन इंडिया, ये आपका एक गर्ल विद ए बास्केट बाई W.C. डगलस, विलियम सी डगलस। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसकी वीडियो भी बनी है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ डाला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के तत्व को क्या बनाते हैं? तो ये आपका वोमेन्स एजुकेशन से है, क्लियर? ठीक, हाँ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अब भारत की विरासत में किन किन चीज़ों से मिलकर बना? कंसिस्ट ऑफ माने से मिलकर बना हुआ या समाहित होना। या फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपुल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत क्यों आ गए थे? ये सब क्वेश्चन आपको देना है। सभी के ऊपर वीडियो भी बनी है, जो क्वेश्चन नहीं बने वीडियो बन जाएगी, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। सबको पूरी तैयारी आपको इस चैनल पे एकदम मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, एकदम क्वालिटी मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, 100% परीक्षा माने की गारंटी। देखिए अब आपका जो है आ गया क्वेश्चन आंसर। ही प्लेड के साथ क्या भरा जाएगा? विथ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। पीपुल ऑफ इंडिया हैव ए पैशन, मेनी पीपुल कंप्लेन होगा, लेकिन ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। द वर्क ऑफ क्रिएटिंग, ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। वाज नियरली होगा इसमें, लेकिन सिलेबस में ये नहीं है। द हार्स पार्ट था, वो बदल के अब होम कमिंग आ गया है, क्लियर? द हार्स पार्ट से आया है ये, अब ये बदल के होम कमिंग आ गया है, बिल्कुल सिलेबस में नहीं है। इस वर्ष क्या, अगले वर्ष भी नहीं रहेगा, क्लियर? कभी नहीं रहेगा, चाहे किताब चेंज हो जाना। चौथा क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके सिलेबस में इस वर्ष है ही नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन पाते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर काउंटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद शंकु के कौन से विचार उसे परेशान कर दिए, ठीक है ना, ये है। और हाउ डिड द रिजिग्नेशन, ये आपका सिलेबस में ही नहीं, बी वाला रेजिग्नेशन। अब देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी, डिस्क्राइब चाइल्ड साइकोलॉजी एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे की बाल मनोविज्ञान का वर्णन करो, ये सिलेबस में है। दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो अपलोड हैं शॉर्ट स्टोरी के नाम से मिल जाएंगे। दिस मैन इज फ्री, ये आपका करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो भी बनी है, आप देख सकते हो। अब देखिए लेट नॉट एम्बिशन, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। अगला वाला सी वाला भी आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। सेंट्रल आइडिया में 3 के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए अलंकार में 3 में से एक ही करना है आपको, 2 एग्जाम्पल के साथ। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन यू रफियन। रफियन मतलब तो गुंडा बदमाश कोई होता है, गुंडा, ठीक है। तुम गुंडा हो, बदमाश हो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूँगा, थाने ले चलूँगा, क्लियर? तो इसमें सीधी सी बात है, आपको समझना पड़ेगा, जैसे कहने वाला ही है तो, और सुनने वाला को रफियन कह के, गुंडा कह के संबोधित किया जा रहा है, क्लियर? तो सीधी सी बात है, इसमें देखिए होता क्या, किसी को संबोधित किया जाता है तो एड्रेसिंग या कॉलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अगर संबोधित करना आता है तो एड्रेसिंग, कहना आता है तो कॉलिंग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, क्लियर? एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, हिम मान लीजिए, हिम मान लीजिए, थर्ड पर्सन मान लीजिए, क्लियर? अपने को तो मत मानो क्योंकि आप गुंडा नहीं हो, हिम बेटर पड़ेगा। जब ना क्लियर हो कि इसकी बात किया जा रहा तो हिम मानो, हिम हमेशा, थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हो आप। अब इसको आप बना रहे लिखो, पहले आप कॉलिंग का प्रयोग कर दीजिए, कॉलिंग, उसके बाद हिम कर दीजिए। एड्रेसिंग या कॉलिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है हिम, उसके बाद एज करो, एज करके उसके बाद रफियन कर दो, उसे गुंडा कहते हुए, उसे गुंडा के रूप में कहते हुए, ऐसे कहना पड़ेगा, गुंडा जैसा कहते हुए। कॉलिंग हिम एज ए रफियन, उसके बाद आपको कामा लगा देना है, फिर मतलब ये आपका यू रफियन शब्द हट गया, क्लियर? अब आप जैसे नॉर्मली बनाते हो हमेशा वैसे कर दो, कॉलिंग हिम एज रफियन,
या एड्रेसिंग हिम एज रफियन भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ कॉलिंग का प्रयोग अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कॉलिंग माने कहते हुए और एड्रेसिंग माने संबोधित कर दे। एड्रेसिंग का प्रयोग ज़्यादा बेटर तब होता है जब किसी को, जैसे नेता वगैरह कोई स्पीच दे, मंच को संबोधित करे, क्लियर, तो कॉलिंग या एड्रेसिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ कॉलिंग का प्रयोग बेटर होगा, तो कॉलिंग हिम एज रफियन, उसके बाद ही का आप ही कर दो, सेड का आप क्या कर दोगे, देखिए सेड का टोल्ड भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें चेतावनी प्रकट हो रही है इसलिए ज़्यादा बेटर होगा आप वार्नेड कर दीजिए, वार्नेड चेतावनी देना, ही वार्नेड हिम, वह उसे चेतावनी दिया। मान लीजिए कोई पुलिस है किसी गुंडे को या बदमाश को चेतावनी दे रहा कि तुम गुंडे, मैं तुम्हें जो है पुलिस थाने ले चलूँगा, तुम गुंडा हो मैं तुम्हें पुलिस थाने ले जाऊँगा, हम तो यही कहेंगे उसे गुंडा के रूप में कहते हुए वह उसे चेतावनी दिया, ही वार्नड हिम। ही वार्न के बाद आप हिम माने होना वहाँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ दोबारा लिख सकते हो, या ना लिखे तो कोष्टक में ही आप हिम कर दोगे तब भी बेटर मान लिया जाएगा, ठीक है ना। ही वार्न कोष्टक में हिम कर दो, उसके बाद दैट लगा दो, क्या कर दोगे दैट, फिर आई का जो है हिम ही के अनुसार ही हो जाएगा, सैल का तो ही के साथ बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा, ही उड। उसके बाद टेक लिख दो टेक, फिर यू का जो है हिम माने हो तो फिर हिम कर दो, टेक हिम, उसके बाद टू द पुलिस स्टेशन, सब कुछ वैसे लिखते चले जाओ। पुलिस स्टेशन माने होता थाना। एक बार हम इसको फिर से पूरा बता दे रहे हैं क्या हम बोले हैं, मिला लो आप लोग। कॉलिंग हिम एज रफियन, कॉलिंग हिम एज रफियन कामा, ही वार्नेड, वार्नेड दैट लिख दो बीच में हिम भी, लेकिन कोष्टक में कर दो क्योंकि माने हो आप, ही वार्नेड कोष्टक में हिम, दैट ही वुड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन, ही वार्नेड हिम लिख सकते हो, कोष्टक में भी हिम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ही वार्न दैट ही वुड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। बात समझ में आ गया। हिंदी क्या होगी, वह उसे गुंडा के रूप में कहते हुए उसे चेतावनी दिया कि वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो हो जाएगा ही, यहाँ विश्ड का प्रयोग करो, देखिए गुड मॉर्निंग आने पर विश्ड या बेड का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, या बेड भी करोगे तो गलत नहीं होगा, बेड मीन्स नमस्कार ना, ही विश्ड हिज फ्रेंड, उसके बाद आपको करना पड़ता है गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, क्लियर। गुड मॉर्निंग को वैसे जोड़ दो, इन्वर्टर काम हटा दो, वह अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग कहा, या सिर्फ कहते हैं ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, बात एक ही हुआ, क्लियर। क्योंकि ग्रामर का नियम है ही के बाद हम विश्ड या बेड करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और गुड मॉर्निंग गुड बाय सबको हम मिला देते हैं, क्लियर। या तो उसको पहले लिखते हैं तो टू करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद अगला वाक्य हाउ आर यू जो आया ये अलग प्रकार का वाक्य होता है, तो उसको हम 3 शब्दों से जोड़ते हैं, पहला एंड होता है, दूसरा अगले वाक्य के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन तीसरा होता है, ठीक ना। तो इसलिए आप इसको कर दो, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, उसके बाद आपको करना पड़ेगा एंड आस्क्ड हिम, क्या करना पड़ेगा मॉर्निंग के बाद एंड आस्क्ड, क्योंकि अगला वाक्य प्रश्नवाचक इसलिए एंड आस्क्ड। अब यहाँ हिम मान लो क्योंकि यू है ना, तो हिज फ्रेंड के लिए वैसे भी हिम लिखोगे उसी का, एंड विश्ड हिम और एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा हाउ, फिर यू का ही कर दो, आर का वाज, एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। तो देखिए इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वो अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग कह के शुभकामना दिया या नमस्ते कहा, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा हाउ ही वाज कि वह कैसे था। चलिए आगे, इट मस्ट बी डन द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसे किया जाना चाहिए, कीमत कोई महत्व नहीं रखती है, काउंट माने महत्व रखना या गणना होना। तो इसमें देखिए इसको सिंपल बनाना है ना, तो हम सिंपल में ऐसे कहेंगे इट मस्ट बी डन एट एनी कास्ट, एट एनी कास्ट माने इसे किसी कीमत पर करना चाहिए, मतलब इसे करना चाहिए, कीमत कोई महत्व नहीं रखती है, काउंट में महत्व होना भी होता है, मतलब इसे किसी कीमत पर करना चाहिए। इट मस्ट बी डन, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, दूसरे वाक्य को एट एनी कास्ट में बदल दो, एक फ्रेज हो जाता है, पर एडवर्ब वाले एडवर्बियल फ्रेज नहीं पढ़े, वही एट प्रीपोजिशन हो जाएगा, एनी कास्ट हो जाएगा। इट मस्ट बी डन एट एनी कास्ट, कीमत की अंग्रेजी कास्ट हो जाएगा, काउंट हट जाएगा, एट एनी के साथ कास्ट हो जाता है, क्लियर। हिंदी अर्थ वही रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है, क्लियर। अगला है द सेलर्स माने नाविक या मल्लाह होता है, कास्ट एंकर माने होता है
लंगर डाल दिया। एंकर मतलब जिसमें हम शिप को या बोट को हम फंसाते हैं, रोकते हैं, उसी को एंकर कहते हैं। क्लियर, मस्तूल का जो काम करता है, ठीक ना। और कह के सेलर जो है अपना लंगर डाल दिया। दे डिड सो, वो ऐसा इसलिए किया टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग। शिप माने जहाज या नाव, तो नाव को जो है ड्रिफ्टिंग माने तो घूमना फिरना, घूमने फिरने से रोकने के लिए, ताकि वो एक जगह रुक जाए जहाज या नाव। क्लियर। तो आपको करना क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो सीधी सी बात है, पहले वाक्य आप सेम टू सेम लिख दो, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, उसके बाद बी काज कर दो, BECAUSE, मतलब नाविक ने अपना लंगर डाल दिया क्योंकि, ठीक ना। अब उसके बाद कर दो दे डिड सो के हटा के कर दो वांटेड, क्योंकि वे चाहते थे, क्या चाहते थे, टू प्रिवेंट द सिम फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, क्योंकि वे जो नाव को घूमने फिरने से रोकना चाहते थे उनका। क्लियर। तो बिकाज करके जोड़ो, दे के बाद डिड सो हटा के वांटेड कर दो, क्योंकि हिंदी में जोड़ोगे अर्थ वही आना चाहिए। क्लियर, कि नाविक ने लंगर डाल दिया क्योंकि वे नाव को घूमने फिरने से रोकना चाहते थे। क्लियर, ड्रिफ्ट माने इधर उधर जाना। चलिए आगे, डिड सो हटा के वांटेड करोगे, क्योंकि जोड़ोगे तो वांटेड हो जाएगा। क्लियर, उनका उद्देश्य बताया जाता है वांटेड। अगला है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस देखिए, वन और वंस जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये आस्पष्ट करता है कि इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसलिए आप ड्यूटी को पहले सब्जेक्ट बना लीजिए, ड्यूटी, उसके बाद मस्ट का मस्ट भी हो जाता है, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन, बस ये इतना आपका पैसिव वॉइस रहेगा। वन और वंस हट जाते हैं पैसिव वॉइस में। क्लियर, मतलब व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, कहने मतलब कर्तव्य किए जाना चाहिए, बस इतना ही लिखा जाता है। अगला है वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन और द टीचर विल पनिश अस, हमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए, और मिस नहीं तो अध्यापक हमें दंडित करेंगे। तो सीरीज बात है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आया है। तो सीरीज बात है, आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप कर दो इसको इफ से बना दो। इफ वी मस्ट के जहाँ लिख दो डू नॉट, इफ वी डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन, यदि हम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे यानी बनाए रखेंगे, आर हटा के कामा कर दो तो के लिए है, तो द टीचर विल पनिश अस। अगला वाक्य सेम टू सेम वैसे लिख दो। फिर से सुन लो, इफ शुरुआत में करो, वी के बाद मस्ट है जो मस्ट हटा के डू नॉट कर दो, इफ वी डू नॉट मेंटेन डिसिप्लिन लिखते जाओ, ओ आर हटा के कामा कर दो, बस आगे सब कुछ वही रहेगा। यदि हम अनुशासन नहीं बनाएंगे तो अध्यापक हमें दंडित कर देंगे। क्लियर, अर्थ भी जानते रहो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगला देखिए, प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस, इसमें आपको गलती बताना है, वाक्य करेक्ट करना है। तो जानते गलती क्या है, बिल्कुल सही, प्लीज इन्फॉर्म मी, मी के बाद आपको अबाउट करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, मी के बाद। क्लियर, आपको ऐसा कहना पड़ेगा, कृपया मुझे इस प्रकाशन के विवरण के बारे में सूचित करिए। क्लियर, इन्फॉर्म बाद ऑब्जेक्ट आया तो फिर अबाउट करके हम मतलब अगला ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर, इन्फॉर्म किसी के बारे में ही इन्फॉर्म करोगे तो अबाउट लिखा जाएगा इसके साथ प्रीपोजिशन, मी के बाद अबाउट डिटेल्स, विवरण के बारे में, डिटेल्स माने विवरण। अगला एवरी बुक एंड एवरी जर्नल, ठीक है, प्रत्येक किताब और प्रत्येक जर्नल माने होता है जो पत्रकार है, जो किताब को छापता है। क्लियर, तो इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आर इन हॉलिड बैड से, बुरे रूप में है। तो आपको बताया गया कि इब्री और ईच, ठीक है, इनके साथ जब एक वचन के नाउन जुड़े रहते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है, इसलिए आर की जगह क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। कारण भी जानते रहो तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर, ईच इब्री के साथ एक वचन की वर्ब यूज किया जाता है। क्लियर, आई फाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मोर प्रिफरेबल, इस वाक्य में आपको गलती बताना है। तो सीधी सी बात है, प्रिफरेबल और प्रिफर के साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मोर हटा दो, वाक्य करेक्ट। क्योंकि प्रिफरेबल देखिए ऑलरेडी वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, प्रिफर और प्रिफरेबल, इसलिए इनके पहले मोर नहीं लगेगा। क्लियर, ना तो इनके बाद देन लगेगा, टू लगेगा। क्लियर, इट इज, तो यहाँ केवल मोर हटाना है, देन लगा ही नहीं है इसलिए आप हटाने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ट्रू आई हैड मेट हर लास्ट ईयर, यह सत्य है कि मैं उससे लास्ट ईयर माने पिछले साल मिला था। तो इसमें गलती जानते क्या है, सीधी सी बात है, लास्ट ईयर आया, लास्ट एगो और नेम ऑफ ईयर, क्लियर, सन का नाम, तो उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में,
इसलिए आप इसमें से हैड केवल हटा दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई हैड मेट हर नहीं होगा, आई मेट हर होगा, क्योंकि लास्ट के नाते वो क्लास जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ द सेम मैन हु केम हियर स्टरडे। वही आदमी है जो कल यहाँ आया था। इसमें जानते हो क्या गलती है? देखिए, इसको दो तरीके से सही कर सकते हो, दोनों बता दे रहे हैं, नियम भी बता रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप गलती कर देते हो परीक्षा में। देखो यहाँ सेम दो तरीका, एक तरीका ये है आप, ठीक है ना, सेम हटा दो, वाक्य एकदम आपका सही हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। ही इज़ द मैन हु केम हियर स्टरडे, क्योंकि सेम के साथ हु आता नहीं है, द मैन के साथ आ सकता है। क्लियर? वह वही आदमी है जो कल यहाँ आया था। एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी सुन लो। अगर आप चाहो तो सेम इसमें ना हटाओ, क्लियर, तब आपको हु हटाना पड़ेगा, तब हु हटा के दैट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दैट। क्लियर? हाँ, अब आप कह रहे हो एज, क्लियर, आवाज़ आ रही है। आप एज का प्रयोग यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, एक्सीलेंट में आप एक रूल पढ़े थे, उस हिसाब से आप बता रहे हो सच या सेम के साथ एज लगता है। क्लियर? लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल देखोगे ना, तो सच बॉयज के साथ एज लगाया है। अवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम। बॉयज बहुवचन है, अगर बहुवचन रहता है तब ही सच या सेम के साथ एज लगता है। अगर एक वचन का नाउन रहता है तो सच या सेम के साथ, मतलब तब एक वचन रहता है तो दैट ही लगता है। क्लियर? ये आप गहराई से नियम पढ़ोगे तो उसमें लगेगा। आप विद्या प्रकाशन की किताब उठा के पढ़िए, करंट जनरल इंग्लिश इंटरमीडिएट की, विद्या प्रकाशन, उसमें आपको रूल मिल जाएगा कि सच या सेम के साथ एज दैट दोनों लगता है। एज का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। क्लियर? ठीक। और भी किताब आप जो है, किताब लूसेंट जनरल इंग्लिश पढ़ोगे या और किताबें कुछ हैं, उसमें आपको ये मिलेगा एक सच या सेम के साथ व्यक्तियों के लिए दैट एक वचन के लिए लगता है। ठीक है? अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति हों तो एज लगता है। ठीक ना? समझ गए ना? यानी एक ही व्यक्ति, अगर मैन आया है कहीं या एक ही व्यक्ति की बात, तो आराम से आप दैट लगा दो। क्लियर? अगर ज़्यादा लोग हैं, बहुवचन हैं, तो आप एज का प्रयोग बिल्कुल कर दो। अब समझ गए ना? इसका कॉन्सेप्ट ये था, इसलिए कन्फ्यूजिंग होता है, बच्चे गलती कर देते हैं। क्लियर? रूल क्लियर नहीं है एक्सीलेंट में भी, ठीक है ना? तो इसलिए आप इसको दैट करिए, यहाँ सेम के साथ दैट करिए। एक तरीका ये है, तब हु नहीं लगेगा, सेम अगर लगेगा या तो सेम ही हटा दो, तब आपको कोई समस्या ही नहीं है, हु बिल्कुल सही है, मैन के पहले आर्टिकल भी सही है। आप समझ गए ना? तो ये आपका पॉइंट हम क्लियर कर दिए, इसमें अब कोई शंका नहीं है गलत होने की, आप जैसे जैसे कर दो। पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। तो इसमें गलती क्या है जानते हो? वर नहीं रहेगा, हैड बीन रहेगा। क्लियर? पोटैटोज माने आलू, हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश के आने से लंबे समय पहले से ही भारत में मतलब कि इंट्रोड्यूस किया जाता था। मतलब टाइम दिया गया है, लंबे समय पहले की बात किया है, तो उस समय से की बात किया जा रहा है, तो भले सिंस ये फॉर नहीं बिफोर है तो टाइम को मान लिया जाता है, तो लॉन्ग बिफोर माने लंबे समय से ही। क्लियर? तो इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाया जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे क्वेश्चन, वर की जगह हैड बीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है, जो मुहावरा दिया गया है। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर माने क्या होता है? चाहना या इच्छा करना। ठीक है ना? चाहना या इच्छा करना। एक बात ये अभी बता दें, किस कोई भी शब्द इच्छा करना की अंग्रेजी रहेगा उसके साथ फॉर ही लगता है। डिजायर फॉर, लॉन्ग फॉर, क्लियर, विश फॉर, ठीक, एम्बिशन फॉर। तो इच्छा करना या चाहना, लॉन्ग माने इच्छा करना हो वही करता है, इतना जानो। लॉन्ग जब वर्ब रहेगा तो लॉन्ग माने इच्छा करना होता है, लॉन्ग एडजेक्टिव रहे तो लॉन्ग माने लंबा होता है। यहाँ इच्छा करना फॉर माने के लिए, किसी चीज़ के लिए ही आदमी इच्छा करता है, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लॉन्ग माने वर्ब इच्छा करना होता है, इतना जान लो, बस बात खत्म। ठीक है? फ्रेज है ये। बियर आउट माने समर्थन करना होता है। क्लियर? तो बियर माने भालू होता है, सहन करना भी होता है। क्लियर? आउट माने बाहर। क्लियर? अगर किसी को कोई आदमी अंदर मतलब कष्ट सह रहा है, बियर कर रहा है, उसको आप बाहर कर दिए हो जेल से, तो आप उसको क्या किए? समर्थन नहीं किए। इस तरह से ट्रिक बना सकते हो। क्लियर? अब देखिए कॉल फॉर माने क्या? आवश्यकता होना। क्लियर?
आवश्यकता होना या कहा जाना, दो अर्थ इसके होते हैं। क्लियर? काल फॉर माने आवश्यकता होना। तो आवश्यकता होने का मतलब काल माने क्या, फॉर माने के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर आपको काल किया जाएगा तो आपकी आवश्यकता ही होगी ना, तभी तो काल किया जाएगा। इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हो। क्लियर? आवश्यकता होना, ठीक है, रिक्वायर। अगला ए बोन ऑफ कंटेंशन माने होता है झगड़े की जड़। पीछे भी बताया गया था, बोन को लेकर झगड़ा कर लेते हैं, कुत्ते झगड़ा कर लेते हैं, उनको कोई भी हड्डी मिल जाती है तो वो छुड़ने लगते हैं इस तरह से, या किसी के मार के बोन को तोड़ दो तो झगड़ा हो जाएगा, तभी आप ऐसा करोगे। क्लियर? टू सो वंस वाइल्ड ओट्स माने क्या होता है, अय्यासी करना। टू सो, वैसे तो सो माने बोना, वाइल्ड माने होता है जंगली, ओट्स माने जई होता है, एक जई होती है, तो जंगली जई को बोना मतलब क्या, अय्यासी करना। क्लियर? ठीक, तो मतलब क्या होता है कि इसमें सो माने बोना होता है। अब इसको आप ट्रिक बना लीजिए कि मान लीजिए कोई आदमी है, जंगली जई को बोया है, फिर वहाँ जाके उस जंगली जई के पास जाके वो क्या कर रहा है, अय्यासी कर रहा है। इस तरह से आराम से याद कर लिए, ठीक ना। अय्यासिक मतलब वो फिलैंडरिंग करना, इसकेबाजी करना। चलिए देखते आगे। ड्विंडल, ड्विंडल माने होता है कम होना। तो ड्विंडल का आप एंटानिम मतलब सॉरी, हाँ कम होना तो होता है अर्थ बढ़ना हो जाएगा, इसका एंटानिम इंक्रीज कर दो, INCREAS। इंक्रीज माने बढ़ना या बढ़ाना। अले, अले माने होता है कम करना, तो इसका भी मतलब वही इंक्रीज होगा, अले माने कम करना। क्लियर? इसको याद करने की ट्रिक है, अले अले बच्चे शांत हो जाओ, बच्चों कहते हैं अले अले शांत हो जाओ, तो मतलब शांत होना या कम होना दोनों अर्थ होता है उसका, चुपचाप होने को कम करते हो आप। इसका मतलब शांत करना भी होता है, कम होना भी होता है। कम करने के हिसाब से अले अले करके बच्चे को आप उसके रोने की आवाज़ को कम करते हो। इस तरह से ट्री बना लो अगर भूले तो। वैकेंट माने खाली होता है, इसको आप फुल कर दीजिए, फुल माने पूरा भरा हुआ। अगला देखते हैं, इलिजिबल। इलिजिबल माने अपठनीय, सिनोनिम्स बताना है। आप इसका सिनोनिम्स कर दो, अनरीडेबल। अनरीडेबल, अनरीडेबल माने भी होता है अपठनीय। अगर रीडेबल, अगर इलिजिबल का सिनोनिम्स आ जाएगा तो रीडेबल कर देना। क्लियर? अनरीडेबल माने अपठनीय। फेन माने क्या होता है, फेन माने होता है नकली या बहाना, बहाना बनाना या नकली चीज़, तो इसका फेक हो जाएगा। फेक माने भी बहाना बनाना या नकली व्यवहार करना। या फेक या ई, फेक। फेक होता है एक शब्द है, सैम माने भी होता है इसका, ठीक है, सिनोनिम्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। सैम माने भी बहाना। एंशियंट माने क्या होता है, प्राचीन होता है, तो ओल्ड माने प्राचीन होता है, ठीक ना। सब्स्टिट्यूशन देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू वंडर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन माने बहस होता है, वाद विवाद। वाद विवाद के टॉपिक से ही वंडर माने वही घूम जाना, टहलने लगना, यानी भटक जाना, मतलब किसी टॉपिक से, वाद विवाद के टॉपिक से भटक जाना, उसको हम कहते हैं मतलब कि एम्बिगुअस बातें करना, AMBI। तो ऐसे मतलब आदमी को क्या, जो भटक जाता है उसको क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। AMBI GU। एम्बिगुअस माने होता है द्विअर्थी बात करना, मतलब इधर उधर की बात करना, भटक की बात करना। क्लियर? AMBI GUOES। नॉट लायबल टू मिस्टेक और एरर। गलती, एरर माने भी गलती, गलती की संभावना से युक्त ना होना। लायबल माने संभावना से युक्त, गलती की संभावना ना होना, उसको हम कहते हैं इनफॉलिबल। INFALLIBLE। इनफॉलिबल माने गलती ना करने वाला, ठीक ना। दैट कैन नॉट बी रिमूव, जिसे रिमूव माने हटाना या मिटाना, जिसे मिटाया ना जा सके उसको कहते हैं हम इनडिलीबल। IN इन और फिर DELIBLE, इनडिलीबल माने होता है अमिट। जैसे कोई धब्बा लग गया स्याही तो मिट नहीं रहा, तो इनडिलीबल हो गया, ठीक है ना, अमिट। या किसी के ऊपर अमिट छाप भी डाली जाती है, कोई बहुत अच्छी बात बताया, अमिट छाप पड़ गई, प्रभाव पड़ गया। अब देखिए आपका होमोफोन्स है साइट। पहला साइट माने क्या होगा, उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना। दूसरा साइट मीन्स स्थान। अब आपका आ गया है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन लिखिए। हाँ चलिए, ट्रांसलेशन जो लोग किए हो मिला लो, नहीं किए हो तो कर डालो। बाल श्रम आधुनिक औद्योगिक समाज की एक कष्टदायक सच्चाई है। तो लिखो चाइल्ड लेबर। बाल श्रम की अंग्रेजी होती है चाइल्ड लेबर, फटाफट लिखो। चाइल्ड लेबर इज, हाँ बेटर ट्रूथ। चाइल्ड लेबर इज बीटर है, सॉरी BI, बीटर माने कष्टदायक, कष्टदायक अंग्रेजी बीटर होती है, BITTER। बीटर ट्रूथ, चाइल्ड लेबर इज बीटर ट्रूथ
ऑफ मॉडर्न, ऑफ मैंने कि मॉडर्न लिखो, आधुनिक अंग्रेजी मॉडर्न, MODERN, इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जगह चाइल्ड लेबर इज बिटर ट्रूथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, SOCIETY, फुल स्टॉप कर दिए। गरीबी ही बाल श्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, लिखो पॉवर्टी में भी, गरीबी हो सकता है, पॉवर्टी में भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या अंग्रेजी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज, कारण ऑफ चाइल्ड लेबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ चाइल्ड लेबर, देख लिए चाइल्ड लेबर बाल श्रम की अंग्रेजी। हाँ किंतु का अंग्रेजी को बट, किंतु केवल यही एक कारण नहीं है, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीजन फॉर इट, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीजन फॉर इट, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीजन फॉर इट। हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ प्रायः इसके लिए काम करते हैं, बच्चे प्रायः इसके लिए काम करते हैं, लिखा द चिल्ड्रेन ऑफन, OFTEN, या फ्रिक्वेंटली भी लिख सकते हो, द चिल्ड्रेन ऑफन, ठीक है ना, डू वर्क, डू द वर्क बिकॉज, द लगा दो या वर्क ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफन डू द वर्क बिकॉज दे हैव, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स, ELSE, नथिंग एल्स माने और कुछ नहीं, नथिंग एल्स टू डू, दे हैव नथिंग एल्स टू डू। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो विद्यालय उपलब्ध भी है, लिखो इफ़ द कॉलेज आर अवेलेबल, विद्यालय उपलब्ध भी है तो मतलब यदि विद्यालय उपलब्ध है तो, इफ़ द कॉलेज आर अवेलेबल, AVAI अवेलेबल जोड़ दो, ये भी, इफ़ द कॉलेज आर अवेलेबल, कामा कर दो तो के लिए, हाँ तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, दे आर नॉट, सब्जेक्ट लगा दो दे कॉलेज के लिए, इफ़ द कॉलेज ठीक है, कॉलेजेज कर देना, द कॉलेजेज, क्योंकि द कॉलेजेज आर अवेलेबल, कामा दे आर नॉट एनफ, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, दे आर नॉट एनफ, OR आर हाँ काफ़ी खर्चीले हैं, लिखो क्वाइट, QUITE, क्वाइट माने काफ़ी या अधिक मात्रा में, क्लियर, QUITE, क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव माने काफ़ी खर्चीले, एनफ भी होता है लेकिन एक बार एनफ लिखो तो क्वाइट लिख दो या बेरी ही लिख दो तब भी चल जाएगा, काफ़ी खर्चीले मतलब बहुत खर्चीले, या आप QUITE कर दो या तो बेरी कर दो, क्लियर, दोबारा एनफ मत यूज़ करो, क्लियर, एक्सपेंसिव हो गया। उसके बाद लिखो मामला 2 मोर्चों पर गंभीर होता जा रहा है, लिखो द मैटर इज, ठीक है, द मैटर इज गेटिंग सीरियस, गेटिंग सीरियस माने होता है गंभीर होना, देखिए जब एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले होना कहीं गेटिंग लिखा जाता है, सीरियस गंभीर, गेटिंग सीरियस, द मैटर इज गेटिंग सीरियस ऑन टू फ्रंट्स, ऑन टू FRONTS, फ्रांस मानो तो मोर्चा, फ्रंट माने मोर्चा, यस जोड़ दो, ऑन टू फ्रंट्स FRONTS, ऑन टू फ्रंट्स, आगे लिखो बढ़ते प्रवासन, लिखो ग्रोविंग, ग्रोविंग माने बढ़ते हुए, प्रवासन कहेंगे, लिखो इमिग्रेशन, IMMIGRATION, इमिग्रेशन, इमिग्रेट माने प्रवासी होता है ना, उससे इमिग्रेशन बनाया, हाँ इमिग्रेशन। उसके बाद लिखो शहरीकरण कहेंगे, लिखो कामा करके अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बन लिख लो पहले URBAN, आई लिखो अर्बनाइजेशन, SATION जोड़ दो उसमें,
अर्बनाइजेशन, ठीक है, एंड औद्योगिकरण का अंग्रेजी को इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेलिंग लिखो INDUSTRI, ALIZATION आपकी रहेगा, ZATION जेसन की अंग्रेजी। इंडस्ट्रियलाइजेशन माने औद्योगिकरण, ठीक ना। इज गिविंग फोर्थ जन्म दे रहे एक अंग्रेजी लिखो, उसके बाद वर्ब लिखो इज गिविंग फोर्थ, हाँ गिविंग बर्थ रहेगा, फोर्थ नहीं बर्थ, जन्म देना, गिविंग बर्थ BIRTH, गिविंग बर्थ टू द, किसको जन्म दे रही है, इज गिविंग बर्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गिविंग बर्थ टू द इनसिक्योरिटी, किसको, असुरक्षा को, इनसिक्योरिटी, टू द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की, ऑफ चिल्ड्रेन, इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन लिख लिए, बच्चों की असुरक्षा को जन्म देता एवं बड़े खतरों को लिखो, एंड ग्रेट डेंजर, बड़े खतरों का मतलब ग्रेट डेंजर, महान खतरा या बड़े खतरा, एंड ग्रेट डेंजर लिख लिए, ग्रेट डेंजर एंड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक ना। द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रमिकों की संख्या हो गया, एंड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। उसके बाद लिखो इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, एक अंग्रेजी लिखो इज इंक्रीजिंग, हाँ इज इंक्रीजिंग बढ़ना का अंग्रेजी, ग्रोइंग माने भी बढ़ना होता है, या इंक्रीजिंग लिख दो या ग्रोइंग ही लिख दो, लिख दिए। उसके बाद लिखो इनफॉर्मल, अनौपचारिक की अंग्रेजी, इनफॉर्मल एंड इर्रेगुलर रीजन्स, इर्रेगुलर माने अनियमित क्षेत्र के अंग्रेजी को REGIONS रहेगा, REGIONS, रीजन्स माने क्षेत्र या एरियाज लिख दो, क्लियर, एरियाज माने भी क्षेत्र होता है, इर्रेगुलर रीजन्स या एरियाज लिख लिया, REGIONS रहेगा, रीजन माने क्षेत्र होता है, कार्यवाल नहीं, या एरियाज कर दो। ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का अंग्रेजी ऑफ इकोनॉमी, हो गया। हाँ, उन बच्चों की हालत काफ़ी दयनीय है, लिखो द कंडीशन ऑफ, दोज कर दो या दाही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, द कंडीशन ऑफ, ठीक है, हाँ द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन, द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन हु आर सर्वाइल, बंधुआ का अंग्रेजी मतलब सर्वाइल में जो नौकर की तरह रहे, द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन हु आर सर्वाइल, चिल्ड्रेन लिख दोगे तो हो गया बहुवचन, वो बच्चे, सर्वाइल SERVILE, सर्वाइल माने बंधुआ, सर्वेंट की तरह रहना, हाँ हु आर सर्वाइल कामा इज वेरी मिजरेबल, इज वेरी मिजरेबल माना होता है दयनीय, लिखो आगे लिखो ROR, देखिए होता क्या कि मतलब बच्चों की हालत काफ़ी दयनीय है जो बधुआ है, इसको ऐसे भी कहते हैं वे बच्चे जो बधुआ हैं उनकी दशा बहुत क्या है, दयनीय है, तो इसलिए आप इसको ऐसे बनाओगे, तो द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन हु आर सर्वाइल इज वेरी मिजरेबल। आगे लिखो या के अंग्रेजी लिखो R, उनमें गुलाम की तरह बलपूर्वक काम किया जाता है, उनसे गुलाम की तरह बलपूर्वक काम लिया जाता है, लिखो दे आर फोर्स्ड, या उन्हें फोर्स मतलब फोर्स किया जाता है, मतलब मजबूरन काम लिया जाता है, दे आर फोर्स टू वर्क, काम लिया जाता है मतलब उसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, दे आर फोर्स टू वर्क लाइक स्लेव माने गुलाम की तरह, यस या ले, दे आर फोर्स टू वर्क लाइक
स्लेव। ठीक, तो ये था आज का ट्रांसलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। कम समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, और लिख लेना। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आगे और महत्वपूर्ण आपको अपलोड किया जाएगा जानकारी और परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।